नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे कोई भी आपका आने वाला एग्जाम है, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 149 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो बोलते हैं कि सैंडस्टोन, ये जो बालू पत्थर है, ये किस प्रकार की एक चट्टान है। देखो, सैंडस्टोन की बात करें और रॉक्स की बात करें तो रॉक होती हैं 3 टाइप की। सबसे पहले इग्नियस रॉक आती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक आती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक आती है। तो ये जो सैंडस्टोन है, ये सेडिमेंट्री रॉक का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। इसी तरह आप ध्यान रखिए कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें सैंडस्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन भी इसी में आता है, एक शेल होता है वो भी इसी में आता है। 3 तरह के प्रकार इसमें याद रखिए। उसी तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि इग्नियस रॉक जो होती हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इग्नियस रॉक में जो है वो ग्रेनाइट आ जाता है, ग्रेनाइट आ जाता है, ग्रेनाइट के अलावा गैब्रो आ जाता है, गैब्रो के अलावा बेसाल्ट आ जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल इग्नियस रॉक के आपने ध्यान रखने हैं। और उसी तरह अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में एक तो मार्बल आ जाता है, मार्बल के अलावा क्वार्ट्जाइट आ जाता है और स्किट्स आ जाता है, ग्नीज आ जाता है। तो ये सारे नाम जो है यहाँ पर आपने ज़रूर पढ़े होंगे। बस एक आपका रिवीजन होना चाहिए अच्छे से, जो हम करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परसेंटेज बतानी है आपको, किस चीज़ की परसेंटेज बतानी है, कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कितना % जो है वो अर्थ सरफेस का कवर करती है। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए सेडिमेंट्री रॉक कवर ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ सरफेस, तो वो कितनी होगी, वो होगी 73%। ये ज़रूर ध्यान रखना। ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, परंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73%। अगर आपसे पूछा जाए कि इग्नियस रॉक क्या सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जी हाँ, हो सकती है। और ये कैसे जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, तो वेदरिंग और इरोजन के कारण ये जो है वो कन्वर्ट हो सकती है इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में। ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और लाइमस्टोन आपको पता है एक सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है। तो लाइमस्टोन जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कंसिस्ट करता है या फिर कंपोज करता है मुख्य रूप से। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 150 क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी एक नया क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। तो बोलते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को मेजर करने के लिए उपयोग होता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। सिस्मोग्राफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को मेजर करने के लिए। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को डायरेक्ट और अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट को जो है मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग, यानी कि 2 तरह के करंट होते हैं ना, एक AC होता है, एक DC होता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट होते हैं। तो ये इनकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस पूछ ली जाती है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो होती है। और कई बार ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो पैरेलल टू दी सर्किट, ये सर्किट के पैरेलल में जो है वो लगाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर के बारे में तो काफ़ी जानकारी ले ली। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट दिया गया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल जो है वो होता है, तो ये इस्तेमाल होता है करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर पता लगाना है कि करंट कौन सी दिशा में जा रहा है, बह रहा है, एक तरह से कहिए, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है ये वो गैल्वेनोमीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिया गया है। हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोमीटर आपको पता है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। और हाइड्रोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। अगर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको रिवाइज करने हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं। एक मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर के अलावा एक सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और एक पायरोमीटर होता है जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक बैरोमीटर भी होता है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पूछी गई है। यहाँ का
फसल जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो सर्वाधिक खाई जाती है वहाँ पर फसल, तो ऑस्ट्रेलिया में व्हीट गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। 151 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछ ली जाती है। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, कैनबेरा इसकी कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली नाम से जो है वो जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हीट जो है एक डाटा जो मुझे मिला 2020 का डाटा, तो उस डाटा के अनुसार जो है व्हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है चाइना में। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है व्हीट की। उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद रशिया आता है और उसके बाद यूएस आता है। देखो ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चला हुआ है ना, ये जो आप रशिया और यूक्रेन का वॉर देखते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखो वॉर चला हुआ है तो खेती के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को व्हीट जो है वो देता भी होगा। अगर मान लो नहीं भी देता होगा तो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया को व्हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया व्हीट कहाँ से लेगा, किसी और कंट्री से लेगा। और ऐसे ही जो है वो भुखमरी जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। क्यों पैदा हो सकती है? क्योंकि खाने के लिए गेहूं जब उपजेगा कम तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन कम होगी और जो इसकी कंजम्पशन होगी वो ज़्यादा होगी, तो दिक्कत यहाँ से आ जाती है। ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब व्हीट जो है ये राबी क्रॉप है, यह खरीफ क्रॉप है। तो व्हीट जो है वो राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। व्हीट के अलावा राबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो आती हैं यहाँ पर? एक तो व्हीट आ जाता है। व्हीट के अलावा जो है यहाँ पर बार्ले आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, ओट्स आ जाता है, ग्राम्स आ जाता है, पियाज आ जाता है, मेज आ जाता है। ये सारे राबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। और राबी क्रॉप के बारे में ध्यान रखिए कि ये क्रॉप कब जो है वो उगाई जाती है और कब जो है वो काटी जाती है। तो आजकल जो क्रॉप उगाई गई है, यानी कि नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में जो आपने क्रॉप उगाई होगी वो राबी की क्रॉप है। और इसको काटेंगे कब? आप अप्रैल मई के महीने में इसको काट लेंगे। तो ये राबी की क्रॉप का एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है। तो राबी और खरीफ क्रॉप का तो आपको पता है ऑपोजिट है, बाकी की फसलें खरीफ क्रॉप में आती हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं 152 क्वेश्चन में। 152 क्वेश्चन में बोलते हैं द सुंडा ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन। बोलते हैं कि सुंडा ट्रेंच जो है वो कौन से ओशन में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में जो है वो सुंडा ट्रेंच स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी जो सुंडा ट्रेंच है यहाँ से भी आप एक आध क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देख लेते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि सुंडा ट्रेंच को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जावा ट्रेंच भी जो है वो कहा जाता है। और ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है इंडियन ओशियन की, वो सुंडा ट्रेंच है। अगर सुंडा ट्रेंच ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो जावा ट्रेंच दिया गया होगा, तो जावा ट्रेंच सही कर आएंगे। तो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन या डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन पूछ ली जाए तो वो भी पता होनी चाहिए। और सुंडा ट्रेंच जो है वो किसको किसके साथ सेपरेट करती है? सुंडा स्ट्रेट भी है ना, सुंडा स्ट्रेट सेपरेट करती है जावा और सुमात्रा आइलैंड को। जावा और सुमात्रा आइलैंड को कौन सी स्ट्रेट जो है वो अलग करती है? सुंडा स्ट्रेट अलग करती है। स्ट्रेट के बारे में भी हम अक्सर रिवाइज करते हैं, तो एक बार फिर से कर लेते हैं स्ट्रेट के बारे में रिवाइज। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट में जो है एक डोवर स्ट्रेट आ जाता है जो कि नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन इन बॉडीज़ को जो है ज्वाइन करती है। एक पाक स्ट्रेट आ जाता है जो बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से ज्वाइन करती है। सुंडा स्ट्रेट या सुंडा स्ट्रेट जो आपने पढ़ा जो जावा सी और इंडियन ओशियन को जो है वो जोड़ती है, ये भी कहा जाता है। एक बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जो है वो जोड़ती है। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट बहुत बार एग्जाम में जो पूछी गई है अभी तक, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जो है वो जोड़ती है। तो ये कॉमन सी स्ट्रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है हमसे? बोलते हैं सैडल पीक इज सिचुएटेड इन। ये तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अंडमान में स्थित है कि निकोबार में स्थित है? अगर अंडमान में स्थित है तो कौन सी साइड स्थित है इसके? मिडिल, लिटिल, नॉर्दर्न, या फिर निकोबार में स्थित है तो कौन सी साइड जो है वो स्थित है? तो अंडमान पीक, अंडमान ये जो सैडल पीक है ये कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्दर्न अंडमान में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 153 का। अब नॉर्दर्न
नॉर्दर्न अंडमान में जो है वो स्थित है। पहले तो अंडमान पीक की आप कैपिटल ध्यान रखना कि अंडमान पीक की कैपिटल क्या है। अंडमान पीक की जो कैपिटल है वो क्या है, अंडमान पीक की कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और यहाँ से कुछ और भी जानेंगे। यहाँ से आप ये जानिए कि ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्दर्न अंडमान का। किसका? ये जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। पहले तो ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है और ये नॉर्दर्न आइलैंड में जो है वो स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी पीक्स या फिर कुछ और भी आप कह सकते हैं इनको, तो माउंटेन पीक्स जो हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित हैं, जैसे कि सैडल पीक हो गया, माउंट कोयोब हो गया, माउंट डियावोलो हो गया, माउंट थुलीर हो गया, ये सारी स्थित है। ये जो मैंने माउंट कोयोबे बताया ये साउदर्न अंडमान में स्थित है। माउंट डियावोलो बताया ये मिडिल अंडमान में स्थित है। माउंट थुलीर बताया ये ग्रेटर निकोबार में स्थित है। और सैडल पीक की अगर हाइट पूछ ली जाए तो कितनी है, 738 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और ये सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ की कही गई। ये आपको सारा पता चला। अभी करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा था, जब हमने गिरिराज पत्रिका डिस्कस की थी तो उस टाइम भी पढ़ा था। उस टाइम हमने पढ़ा था कि जब पराक्रम दिवस जो मनाया गया, पराक्रम दिवस जब मनाया गया तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हम जो हैं वो जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा साहस जो है वो दिखाया है, उनके नाम पर जो है वो कुछ एक पीक की जो अंडमान निकोबार के आइलैंड हैं उनके नाम रखेंगे। तो 21 आइलैंड हैं अंडमान निकोबार के जिनको रिनेम किया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। और हिमाचल से जो परमवीर चक्र विजेता आते हैं उनका आपको पता ही है कि कौन कौन से हैं। इसमें आपने एक तो नाम ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा का, दूसरा आपने ध्यान रखना है धन सिंह थापा का, विक्रम बत्रा का नाम आ जाता है, संजय शर्मा का नाम, संजय कुमार का नाम आ जाता है। तो ये सारे नाम आपने ध्यान रखने हैं। और 21 द्वीपों के नाम जो हैं वो चेंज किए गए हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि इससे पहले भी इस तरह के नाम जो हैं वो चेंज किए जा चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि रोज़ आइलैंड होता था एक, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर जो था वो रखा गया था। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है वो पहले भी होती रही है। अभी टेलीग्राम पर भी मैंने क्विज डाला था। टेलीग्राम पर क्या क्विज डाला था कि एक गार्डन ऐसा है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का नाम चेंज कर अमृत उद्यान जो है इसका नाम रखा गया। तो ये सारी लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, तो बोलते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो किस तरह की है। भारत की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये जलवायु जो है वो मॉनसूनल है। मानसूनी जलवायु जो है वो भारत की कही जाती है। 154 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब इसको क्यों मॉनसूनल जो है वो कहा गया, क्यों इसको मानसूनी जो था वो कहा गया, इसको मानसूनी इसलिए कहा गया क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है वो अधिकतर जो है वो प्रभावित हो जाता है मानसून की विंड के कारण। तो इसलिए इसको मानसूनल जो है वो कहा गया। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लाइमेट जो भारत का है वो ट्रॉपिकल है। क्यों ट्रॉपिकल है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के पीछे एक मुख्य रीज़न ये है कि इसके नॉर्थ में जो है वो हिमालय स्थित है, इसलिए इसका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज हिमालय इज़ इन इट्स नॉर्थ, कि हिमालय इसके नॉर्थ में स्थित है, तो इसलिए जो है ये ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो मॉनसूनल, ट्रॉपिकल, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इकोसिस्टम हैज़ वेरी लिटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बोलते हैं कि कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत कम, यानी कि बहुत कम रूप से जो है वो प्राथमिक उत्पादकता जो है वो होती है। तो इकोसिस्टम जो रिवर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। रिवर इकोसिस्टम ऐसा है जहाँ पर बहुत कम प्रोडक्टिविटी जो है वो होती है। ये आपने ध्यान रखना है मुख्य रूप से यहाँ से। और तो यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो कौन सा है, वो ओशियंस हैं। समंदर जो है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम में आता है। इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी जो है वो हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल जो इकोसिस्टम होगा वो किस तरह का इकोसिस्टम होगा, जो नेचर की कंडीशंस के तहत जो है वो डेवलप हुआ होगा उसको, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम के जो हैं वो एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और वाटर, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियन,
ये सारे जो हैं क्या हैं, ये इकोसिस्टम जो नेचुरल है उसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, कहे जाते हैं। और जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक्वेरियम आपने देखा है ना, जिसमें मछलियों को पालते हैं, छोटा सा एक ग्लास होता है, एक ग्लास की शेप होती है बनाई हुई, और उसमें पानी होता है, मछलियाँ होती हैं, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, या फिर मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं। उससे भी अच्छा एग्जांपल है जू, चिड़ियाघर देख सकते हैं आप। चिड़ियाघर में नेचुरली तो होता नहीं है वैसा सब कुछ, परंतु आर्टिफिशियल वे से बनाया गया होता है। अगर टाइगर रखा है होता है तो टाइगर के हिसाब से एनवायरनमेंट बनाएंगे, अगर कछुआ रखा है तो कछुए के हिसाब से एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, तो ये आप यहाँ से नोट कीजिएगा। अगला है 123 क्वेश्चन, बोलते हैं पेरियार सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो बोलते हैं पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो पेरियार सेंचुरी की हम बात करते हैं तो ये केरला में स्थित है। पेरियार के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये नदी भी है, ठीक है, तो इसलिए हम केरला में इसको पढ़ते रहते हैं। केरला में ही कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, केरला में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, जैसे कि चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में स्थित है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में स्थित है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी केरला में स्थित है। उसी तरह तमिलनाडु बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु ऑप्शन में भी दिया गया है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है। तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और पुलिकत लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, ये आपने ध्यान रखनी है। और पुलिकत के अलावा कलाकत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में आती है। और भी हैं इंपॉर्टेंट हमने कवर कर ली। केरला के अलावा केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका भी ऑप्शन में दिया गया है, तो कर्नाटका की भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जान लेते हैं। कर्नाटका में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, देखो कर्नाटका में एक तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो है वो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, यहाँ पर भीम घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपने ध्यान रखनी है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ जाती है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एचएस में, तो आपने ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। कई बार पूछ जाता है कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में जो है वो स्थित है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पंजाब में जो है वो स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अबोहर के अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर पड़ती है, लाहौल सिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना। और भी अगर आपके नियरेस्ट, अगर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़दीक में है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक अच्छा रिवीजन सभी का हो जाएगा। 124 क्वेश्चन, बोलते हैं पॉल्यूटेंट विच काउजेज एसिड रेन इज, तो बोलते हैं कि पॉल्यूटेंट जो एसिड रेन काउज करते हैं वो कौन से हैं। देखो एसिड रेन को काउज करने वाले पॉल्यूटेंट में सल्फर डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रस ऑक्साइड आता है। तो यहाँ पर दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके लिए आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। पहले तो सल्फर दिया गया है तो एस यहाँ पर है, और डाई जब दिया गया है तो 2 लग जाएगा साथ में, और ऑक्साइड दिया है तो O साथ में लग जाएगा, तो SO2, इसको कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन का प्रमुख रीज़न माना जाता है। उसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड NO जिसको कहते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों ही जो है वो रीज़न है। आपने ध्यान रखना है कि एसिड रेन से होता क्या है। देखो एसिड रेन होती कैसे है, जब ह्यूमन जो है वो ऐसी पॉल्यूटेंट एक्टिविटीज़ करता है जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, तो पॉल्यूशन बनता है। पॉल्यूशन जो है वो पानी के साथ मिल जाता है और एक अम्लीय वर्षा, अम्लीय पानी को जो है वो बनाता है, और वो वर्षा के रूप में जब गिरता है तो वो समंदरों में इकट्ठा होता है। जब किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो उन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। अगर वो ओशियंस लेक्स में जाएगा तो वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा वो उसको बर्बाद कर देगा। अगर जैसे ताजमहल के ऊपर एसिड रेन के कारण कहा जाता है कि इसका रंग जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो भी चिंता का विषय है। तो ये हैं एसिड रेन के प्रभाव, ये ध्यान रखना। और ये सारा पता चला आपको। यहाँ से आगे बोलते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, तो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में एनेक्ट हुआ था। तो एनेक्ट होने की जब बात इसको कही गई है तो ये जो था 1986, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1986 में जो था ये एनेक्ट हुआ था, ये ध्यान रखना।
पूरा प्रोसीजर जानिए क्या था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 1986 में, और आर्टिकल नंबर 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके तहत इसको पास जो था वो किया गया था। और इसमें जो था वो एनवायरनमेंट को लेकर ही चिंताएं दर्शाई गई थी। ये अस्तित्व में कब आया, कब अपने केम इनटू फोर्स आया, तो ये 19 नवंबर 1986 को ये अस्तित्व में जो था वो आ गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह के कुछ और एक्ट भी हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1972 का एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो कि 2002 का एक्ट है, और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट है जो 1960 का एक्ट है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स जो हैं वो कौन से ईयर के हैं, वो 1999 के हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो 2016 के हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एचएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है वो हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है ये हो गया, और जो प्लास्टिक से रिलेटेड है, प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और यूसेज रूल्स हैं वो 1999 के हैं। और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी की जाती है, वो एक्ट जो है वो 1960 का जो है वो एक्ट है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें कऊ का जो स्लॉटर होता है, कऊ की जो बलि होती है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें स्लॉटरिंग ऑफ कऊ को जो है वो अवैध बताया गया है, जिसके ऊपर रोक लगाई गई है? ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि कऊ हत्या पर, गाय हत्या पर किस आर्टिकल में रोक लगाई गई है। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले वीडियोस, उनकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस जो भी होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग होती हैं, वो सब हम आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल सके, एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि परमवीर वाला क्वेश्चन हो गया, न्यूज़पेपर कटिंग से ही हमने क्लियर करवा दिया था, वीडियो में गिरिराज में डिस्कस हुआ, बाकी वीडियोज़ में डिस्कस हुआ। तो इस तरह से हम डिस्कस करते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।